हेलो, मैं यार एस के सर, आप सभी का स्वागत करता हूं इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि अल्टरनेटिव के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। इस वीडियो में लगभग यानी कि 75 से 80 ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है, जो सारा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार पूछने का संभावना है इस पैटर्न पे। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लगभग जो है दोस्तों यानी कि 1 बजे हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए एक फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें वीडियो को। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यानी कि पिक फैक्टर एंड डैश का अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए में कहा है यानी कि औसत मान की तुलना में आरएमएस मान, ये तो होता नहीं है। बी में कहा है यानी कि औसत मान की तुलना में अधिकतम मान, ये भी नहीं होता है। सी में कहा है यानी कि आरएमएस मान तुलना में चरम मान, ये भी नहीं होता है। डी में कह रहे हैं कि अधिकतम मान की तुलना में जो आरएमएस मान। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के रंग का क्रमागत जो रंग होता है क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो आता है यानी कि लाल आता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि पीला आता है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि नीला आता है। ठीक है, उसके बाद जो बचता है वो काला आता है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है लाल, पीला, नीला और काला। तो राइट आंसर की बात किया जाए 80 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि किसी एसी सर्किट में यानी कि पूर्ण प्रतिरोध डैश कहा जाता है। तो दोस्तों एसी परिपथ में यानी कि पूर्ण प्रतिरोध को जो कहते हैं वो प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है प्रतिबाधा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान है। तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है, ठीक है, यानी कि एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.1 के आसपास होता है, 1.1 के आसपास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1.1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है। तो सबसे पहले फैक्ट समझेंगे एक जो यानी कि सबसे पहले क्या होता है यानी कि स्टार होता है, उसके बाद यानी कि डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है यानी कि लाइन करंट बराबर यानी कि फेज करंट होता है। ठीक है, यानी कि फेज करंट होता है, लाइन करंट बराबर यानी कि फेज करंट होता है। वहीं एक जो होता है यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुने में यानी कि फेज वोल्टेज होता है। वहीं पे स्टार की अगर बात किया जाए, सॉरी डेल्टा की अगर बात किया जाए, ये डेल्टा का फिगर है। डेल्टा में जो होता है दोस्तों यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, और वहीं पे लाइन करंट बराबर √3 गुने फेज करंट होता है। तो हमसे इसमें यानी कि स्टार में पूछा है और स्टार में यानी कि लाइन वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो यानी कि 3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है। तो भारत में जो यानी कि परिचालन आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। कितना है, यानी कि 50 हर्ट्ज है। वहीं पे अगर अमेरिका की बात कर लिया जाए तो अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी का यानी कि वो होता है ये 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, भारत में 50 हर्ट्ज, अमेरिका में कितना होता है 60 हर्ट्ज। तो भारत वाली पूछा है हमसे, तो भारत में यानी कि 50 हर्ट्ज होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है किसी एसी में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर क्या होता है। ठीक है, एसी में पूछ रहा है। तो दोस्तों एसी में जो प्रतिक्रियाशील शक्ति होता है वो यानी कि साइन होता है। क्या होता है, यानी कि साइन होता है। ठीक है, साइन में होता है। तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यानी कि VI साइन जो थीटा दिया हुआ है हुई प्रतिक्रियाशील शक्ति का फॉर्मूला होता है। किस में दिया है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए, राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों स्टार संयोजन में जो ऊर्जा को यानी कि दिया जाता है वो यानी कि √3, ठीक है, उसके बाद VL, उसके बाद IL और कॉस, ठीक है, थीटा के द्वारा दिया जाता है।
तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि न्यूट्रल में जो करंट होता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल में जो करंट होता है वो शून्य होता है, ठीक है, यानी कि शून्य होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, शून्य, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि शक्ति कारक का अधिकतम मान डैश है। तो दोस्तों शक्ति कारक का यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, ठीक है, यानी कि अधिकतम मान जो होता है वो यानी कि 1 होता है, ठीक है, इकाई होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इकाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान डैश है। तो दोस्तों डोमेस्टिक अगर एसी की अगर बात किया जाए तो वो आरएमएस मान जो होता है वो यानी कि 0.707 के आसपास होता है, ठीक है, इतना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डैश कनेक्शन से उपलब्ध नहीं होती है। तो दोस्तों नहीं होती है, होता जो है वो स्टार से होता है, ठीक है, स्टार से न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध होता है, लेकिन नहीं वाली बात पूछा है तो डेल्टा से जो है यानी कि नहीं होता है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन से यानी कि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डेल्टा कनेक्शन, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 है तो शक्ति क्या होगा, ठीक है, इसमें शक्ति पूछा जा रहा है तो शक्ति क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। दोनों क्या है यानी कि 90 डिग्री पे है, तो अगर शक्ति की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है ना, इसी आपूर्ति में तो यानी कि शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 19 का मान जो होता है 90 डिग्री का कॉस 90 का मान जो होता है यानी कि शून्य होता है, इसलिए जो है उसके बीच का जो एंगल बनेगा दोस्तों, जब दोनों 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है, दोनों जब 90 डिग्री पर होगा तो इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, यानी कि इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो यानी कि 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो यानी कि cos 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, cos और 19 का मान जो होता है यानी कि शून्य होता है, ठीक है, sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान शून्य होता है, इसलिए दोस्तों यानी कि अधिकतम मान की बात किया जाए तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है यानी कि फेज वोल्टेज होता है, क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। इससे पहले भी हम जिक्र किए थे ऐसा प्रश्न पे। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम में, तो इस सब को मिस नहीं करना है, ये सारा एमसीक्यू पेपर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ, यानी कि शक्ति कारक पावर फैक्टर डैश है। तो दोस्तों यानी कि शक्ति कारक पावर फैक्टर बराबर जो होता है, ठीक है, यानी कि शक्ति कारक बराबर जो फॉर्मूला होता है यथार्था शक्ति बटा यानी कि समकक्ष यानी कि शक्ति होता है, ठीक है, क्या होता है यानी कि, ठीक है, यथार्था, ठीक है, यथार्थ शक्ति, यथार्थ यानी कि शक्ति, और बट्टा में यानी कि दोस्तों जो होता है वो सापेक्ष शक्ति होता है, ठीक है, सापेक्ष यानी कि शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि संतुलित, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संतुलित और असंतुलित भार को, ठीक है, यानी कि असंतुलित भार को मापने के लिए यानी कि 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, कितना, 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2 वाट मीटर पद्धति का, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि भारत में बिजली की परिचालन आवृत्ति क्या है। देखिए दोस्तों फिर से रिपीट ये क्वेश्चन है, वो शिफ्ट 1 में पूछा था और ये शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है।
तो पहले भी बता चुके हैं कि भारत में जो आवृत्ति का प्रचलन यानी कि 50 हर्ट्ज पे किया जाता है, वहीं पे अमेरिका की अगर बात किया जाए तो 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज पे होता है, लेकिन भारत में 50 हर्ट्ज पे होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यानी कि बी में दिया है 50 हर्ट्ज। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि शुद्ध, ठीक है, यानी कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर व डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर जो व्यय होता है वो शून्य के आसपास होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी कि शून्य होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की प्रचलन आवृत्ति क्या है। देखिए दोस्तों बार बार जिक्र कर ही रहे तो क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 यानी कि 24 से 19 का शिफ्ट 2 में यानी कि पूछा हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका में जो होता है वो 60 हर्ट्ज पे होता है। कितना पे होता है, 60 हर्ट्ज पे किया जाता है। अगर जैसे कि कोई भी यानी कि इंस्ट्रूमेंट अगर 50 हर्ट्ज के लिए यानी कि उसको निर्माण किया गया है, अगर उसको अमेरिका में ले जा कर के अगर चलाया जाए तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे मॉडरेट होते हुए यानी कि सारा जो यानी कि फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी लेवल एक ऐसा यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर लगाया जाता है जो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है ना, यानी कि फ्रिक्वेंसी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर अमेरिका का यानी कि कोई भी सिस्टम है तो यानी कि भारत में नहीं चल सकता, और भारत का कोई भी सिस्टम या कंप्यूटर है तो अमेरिका में नहीं चल सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, सारा मॉडरेट ज़माना हो गया है। ठीक है, बहुत आगे तक। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि जयवक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा AC का शीर्ष गुणांक क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, AC का शीर्ष गुणांक पूछ रहा है। तो दोस्तों वो शीर्ष गुणांक जो होता है, ठीक है, यानी कि शीर्ष गुणांक जो होता है वो यानी कि शीर्ष गुणांक जो होता है यानी कि 1.414 होता है। ठीक है, इसके आसपास होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि एक संतुलित स्टार संयुक्त परिपथ में अनाविष्ट यानी कि न्यूट्रल तार में धारा क्या होगी। तो दोस्तों पहले भी बता चुके हैं कि न्यूट्रल में जो धारा प्रवाहित होता है वो शून्य होता है। ठीक है, और जब शून्य होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसके लिए तो IN बराबर यानी कि IR प्लस में यानी कि IY और प्लस में यानी कि IB होता है। क्या होता है, IB होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्रतिवर्ती धारा यानी कि परिपथ में यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति के बीच संबंध क्या है। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति के बीच हमसे संबंध पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात किसको कहते हैं, तो एक्सल को कहते हैं। तो एक्सल बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों यानी कि 2πfl होता है। ठीक है, और एक और होता है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है यानी कि जिसको एक्स से सूचित करते हैं, XC बराबर होता है 1/, में यानी कि 2π में यानी कि FC होता है। ठीक है, क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, दो फार्मूला जो एग्जाम में आता ही है। ठीक है, सारा शिफ्ट में ये क्वेश्चन इस पर जो आधारित किसी भी न्यूमेरिकल तो किसी में यानी कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे आया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है इंडक्टिव प्रेरणिक प्रतिघात का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। ठीक है, तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि आवृत्ति जितनी डैश होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। तो देखिए दोस्तों यानी कि आवृत्ति जो है यानी कि आवृत्ति जितना यानी कि कम होगा, ठीक है, यानी कि आवृत्ति जितना यानी कि कम होगा, ठीक है, बिजली का झटका उतना ही यानी कि अधिक यानी कि खतरनाक होगा। ठीक है, यानी कि अधिक खतरनाक होगा, यानी कि कम अधिक वाला ऑप्शन हमको चूज करना है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कम अधिक, ए में दिया है कम कम, ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, और बी में दिया हुआ है यानी कि अधिक अधिक, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है यानी कि अधिक कम, ये भी नहीं होगा। तो कम अधिक वाली बात है तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि 3 कला यानी कि डेल्टा संयोजित यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति निम्न में से किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि 3 फेज का हमसे पूछ रहा है, किसका, यानी कि 3 फेज का। और वो 3 फेज का जो होता है जो शक्ति दर्शाते हैं √3 में यानी कि VL और × में यानी कि IL के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है √3 यानी कि
VPH और IPS अगर √3 नहीं रहता तो ऑप्शन ये होता है, लेकिन जब ये है यानी कि √3 में है तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे ये रहता यानी कि ये रहता यानी कि 3, ठीक है, यानी कि VPH और इंटू यानी कि IPH जो रहता तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में दोस्त, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बता दें कि लगभग दोस्तों ये वीडियो 1 बजे रात में हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये तो फ़र्ज़ बनता है वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यानी कि भारी, हाँ ठीक है, भारी 3 फेज मोटर वाले औद्योगिक उपभोक्ता को एक डैश आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यानी कि भारी उद्योग जो यानी कि औद्योगिक है, ठीक है, उसमें जो प्रदान किया जाता है दोस्तों यानी कि 3 फेज, ठीक है, यानी कि 3 फेज 3 तार, ठीक है, 3 फेज 3 तार, ठीक है, 3 तार का आपूर्ति प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? 3 फेज 3 तार, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है यानी कि एक संतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा होगी। देखिए दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चाहे शिफ्ट 1 में हो या शिफ्ट 2 में हो। तो देखिए दोस्तों यानी कि न्यूट्रल से जो धारा बहता है वो शून्य बहता है। हाँ, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? शून्य। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि प्रतिवर्ती धारा एसी परिपथ में धारिता प्रतिघात और आवृत्ति के बीच का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा दर्शाया गया है? देखिए दोस्तों इससे पहले भी बता चुके हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है। एक्सएल बराबर यानी कि 2 पाई यानी कि FL होता है। वहीं पे XC बराबर क्या फार्मूला होता है? तो XC बराबर होता है 1/2 पाई यानी कि FC होता है। क्या होता है? 2 पाई FC होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि XC बराबर में 2 पाई FC, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। ठीक है, XC बराबर 1/2 पाई FC। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि 3 फेज तार संयुक्त यानी कि विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ की शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए दोस्तों यानी कि 3 फेज का यानी कि शक्ति का जो दर्शाते हैं उसका यानी कि फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है किसके द्वारा यानी कि दर्शाया जाता है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था लेकिन वो शिफ्ट 1 में था और ये शिफ्ट यानी कि 2 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों वो फॉर्मूला होता है √3, ठीक है, उसके बाद यानी कि VL और इंटू में यानी कि IL होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ यानी कि एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ती धारा AC द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, बी में कह रहा है यानी कि प्रतिवर्ती धारा की कलाविधि, सी में कह रहा है यानी कि घड़ी, इसको तो घड़ी नहीं कह सकते हैं, और डी में कह रहा है यानी कि कोणीय गति, ये भी नहीं कहा जाता है, नहीं आवृत्ति भी कहते हैं। तो दोस्तों उसको जो कहा जाता है यानी कि ए टाइम पीरियड ऑफ AC कहा जाता है यानी कि प्रतिवर्ती धारा की कलाविधि। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि 3 फेज स्टार संबंधी परिपथ के लिए कौन सा शर्त सही है? ठीक है, स्टार के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, तो स्टार में तो नहीं होता है लाइन वोल्टेज यानी कि लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। बी में कह रहा है लाइन धारा बराबर फेज धारा, एकदम सही है दोस्तों। और एक और ऑप्शन पढ़ लेते हैं सी यानी कि लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा, ये नहीं होता है। ठीक है, लाइन धारा बराबर फेज धारा नहीं होता है। अब राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। लाइन धारा बराबर फेज धारा होता है स्टार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि परिपथ AC हो या DC किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने से सबसे प्रभावी क्या होता है? ठीक है, AC हो या DC जो मान यानी कि प्रवाहित धारा परिमाण घटाने से सबसे प्रभावी जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, वो हमसे इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रेरक, बी में कह रहा है यानी कि प्रतिरोधक, ठीक है, सी में कह रहा है यानी कि कैपेसिटर, और डी में कह रहा है यानी कि चालक।
तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि राइट आंसर की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो उससे पहले हम बता दें कि प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों तक यानी कि जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, वो जो यानी कि घटक होता है वो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टर होता है, ठीक है। एसी में भी और डीसी में यानी कि समान परिणाम इसका होता है, ठीक है, समान वैल्यू यानी कि समान कार्य करता है दोनों। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक यानी कि सरल कैपेसिटर, ठीक है, एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेट होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रतिरोध द्वारा, बी में कह रहा है प्रेरक द्वारा, सी में कह रहा है पराविद्युत द्वारा और डी में कह रहा है यानी कि चालक द्वारा। तो दोस्तों वो जो यानी कि पृथक रहता है, जो यानी कि अलग रहता है, वो यानी कि पराविद्युत के द्वारा यानी कि डाइइलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक के द्वारा यानी कि पृथक होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डाइइलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि विशुद्ध प्रेरक पर पावर फैक्टर होता है। देखिए यानी कि विशुद्ध प्रेरक पे जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, वो यानी कि शून्य होता है। क्या होता है, यानी कि शून्य होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि शून्य, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यानी कि यूपी आरबीएनएल का भी मिल जाएगा और टी2 का भी सारा पेपर है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि दोनों का सिलेबस की बात किया जाए तो सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही सिलेबस है। तो सेम क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे पूछा है इस पर पूछने का भी संभावना है। अब चलिए आज का पहला प्रश्न जो अगला दिया है, यानी कि एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्लेट के मध्य अवरोधक, बी में कह रहा है यानी कि प्लेट का क्षेत्रफल, सी में कह रहा है यानी कि तुल्य परिविद्युतता और डी में कह रहा है यानी कि प्लेट के मध्य यानी कि अवरोधक, प्लेट का क्षेत्रफल और तुल्य परिविद्युतता। दोस्तों यानी कि ये सभी होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि जब संधारित्र का प्लेट यानी कि क्षेत्रफल बढ़ता है तब क्या यानी कि होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि धारिता बढ़ जाती है, बी में कह रहा है धारिता घट जाती है, सी में कह रहा है धारिता प्रभावित रहती है, डी में कह रहा है इनके द्वारा रखा जाने वाला वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, इनके द्वारा जो वोल्टेज रखा जाता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये कह रहा है लास्ट वाला। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें यानी कि क्षेत्रफल जब बढ़ाया जाता है तो कैपेसिटर धारिता यानी कि घट जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक आरएलसी परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है धारा, उसमें क्या होना चाहिए। तो आरोपित विवर्ती के पक्षवर्ती है, ऑप्शन ए कह रहा है, बी में कह रहा है यानी कि आरोपित विभव के अग्रवर्ती है, सी में कह रहा है आरोपित विभव के साथ समान कला में है और डी में कह रहा है शून्य है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि आरोपित विभव के, ठीक है ना, ठीक है, आरोपित विभव के जो है यानी कि पक्षवर्ती होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में सी का मान जो है अवमूल्यित होता है तथा अनुनाद आवृत्ति डैश है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि घट जाएगा, बी में कह रहा है प्रभावित नहीं होगा, सी में कहेगा बढ़ जाएगा, डी में कह रहा है यानी कि कम होकर शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये क्या होता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा उत्पादन का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है एम्पियर का नियम, बी में कह रहा है फैराडे का नियम, सी में कह रहा है लेंज का नियम, डी में कह रहा है बायोट-सावर्ट का नियम, ठीक है। दोस्तों ये तो नहीं होता है, नहीं एम्पियर का नियम भी होता है, नहीं लेंज का नियम होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, ये फैराडे के नियम के अनुसार ही वर्क करता है। तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा प्रश्न है, थोड़ा इसको यानी कि छोटा कर लेते हैं।
आज का अगला प्रश्न है यानी कि स्रोत से यानी कि भार तक अधिकतम शक्ति स्थानांतरण कब होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि जब स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध की तुलना में कम है। बी में कह रहा है यानी कि जब स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर है। सी में कह रहा है जब स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से अधिक है। डी में कह रहा है जब नगण्य स्रोत प्रतिरोध है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो होता है जब यानी कि स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होता है तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी जैवक्रिय आगत देने वाले तंत्र की प्रतिक्रिया डैश प्रतिक्रिया कहलाता है। वो प्रतिक्रिया क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है आवृत्ति, बी में कह रहा है इकाई चरण, सी में कह रहा है यानी कि आवेगी और डी में कह रहा है यानी कि यानी कि जड़त्व। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वो जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है आज का वोल्टेज में यानी कि अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है शून्य भार। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि शून्य भार पर संधारित्र ऑन, बी में कह रहा है पूर्ण भार पर संधारित्र ऑन, सी में कह रहा है संधारित्र का स्विच ऑफ, डी में कह रहा है यानी कि शंट रिएक्टर परिपथ में लिए गए हैं। ठीक है, ये तो होगा नहीं दोस्त, और संधारित्र का स्विच ऑफ भी नहीं हो सकता है। फुल भार पर संधारित्र ऑन, दोस्तों फुल भार पे अगर संधारित्र ऑन होगा, ठीक है, जब फुल भार पे संधारित्र ऑन होगा तो ऐसा घटना हो ही नहीं सकता है। और वो होगा जो दोस्तों यानी कि बहुत कम, यानी कि शून्य के आसपास पर जब संधारित्र ऑन होगा तो उसमें यानी कि अचानक वोल्टेज में वृद्धि हो जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्रेरक की यूनिट होती है। तो देखिए दोस्तों प्रेरक का जो यूनिट होता है, ठीक है, यानी कि प्रेरक का जो यूनिट होता है यानी कि इकाई जो होता है वो यानी कि हेनरी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हेनरी में मानना है। और वैसे दोस्तों यानी कि प्रेरक का जो इकाई होता है एम्पीयर टन प्रति भी, यानी कि प्रेरक का जो इकाई होता है एम्पीयर टन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर की बात किया जाए डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि किसी कुंडली की प्रेरक निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है वायर के टर्नों की संख्या पर, बी में कह रहा है यानी कि क्रूड की सामग्री पर, सी में कह रहा है वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्रफल पर, डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज पे। ठीक है, यानी कि सभी पे। तो दोस्तों ये जो डिपेंडेंट है ये सभी पे है। ठीक है, तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि एक संधारित्र के आवेश Q वोल्टेज V और धारिता C के बीच संबंध है। देखिए दोस्तों सबसे पहले Q बराबर क्या होता है यानी कि CV होता है। ठीक है, क्या होता है यानी कि CV होता है। ये तो फार्मूला सबको मालूम है लेकिन इसमें मान चेंज कर दिया है। सबसे पहले क्या कह रहा है Q वोल्टेज है और यानी कि धारिता C है। ठीक है, Q आवेश वोल्टेज V और धारिता C है। तो देखिए दोस्तों यानी कि C बराबर हमसे पूछ रहा है तो C बराबर जो होगा यानी कि Q बट्टा में यानी कि V होगा। ठीक है, Q बट्टा में भी ऑप्शन नंबर किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इस क्वेश्चन में सिर्फ मान को चेंज किया हुआ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि एसी परिपथों में एसी मीटर मापता है। तो देखिए दोस्तों एसी परिपथ में एसी मीटर जो मापता है वो क्या मापता है। ठीक है, तो एसी परिपथ में जो एसी मीटर मापता है वो आरएमएस वैल्यू मापता है। क्या मापता है, आरएमएस वैल्यू मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है आरएमएस मान या वर्ग मध्य मूल मान, तो ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले P बराबर क्या दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, वहीं पे V बराबर क्या है यानी कि 200 वाट दिया है, सॉरी 200 वोल्ट दिया है। और हमको निकालना क्या है लैंप का प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, R बराबर क्या होगा तो सबसे पहले यानी कि एक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यानी कि फार्मूला जानते हैं R बराबर जो फार्मूला होता है तो दोस्तों यानी कि V² बट्टा P होता है। ठीक है, ठीक है, ये R बराबर फार्मूला होता है यानी कि V² बट्टा P। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा V का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 200। ठीक है, यानी कि 200 गुने यानी कि 200। अब चलिए और बट्टा में जो होगा P पावर का वैल्यू कितना है यानी कि 100 है।
ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 200 को 2 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो यानी कि 400 होगा। ठीक है, कितना होगा, 400। और ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 400, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि भारत में घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत आपूर्ति यानी कि प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि घर में जो सप्लाई किया जाता है वो यानी कि 50 हर्ट्ज, पहले भी बता चुके हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, पहले 19 में पूछा था, और ये जो है यानी कि पूछा हुआ है इस बार ये 15 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन को स्किप करके मत जाइए जो एग्जाम में आपको कट ऑफ तक ले जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि फेरड निम्नलिखित की इकाई है। तो दोस्तों यानी कि फेरड जो इकाई होता है वो धारिता का होता है। किसका होता है, यानी कि धारिता का होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, धारिता, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बल जो होता है दोस्तों यानी कि न्यूटन का होता है। ठीक है, कार्य किसका होता है, ठीक है, तो डब्लू बराबर, ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक क्वेश्चन से आप लोगों के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि 2 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर में लगे हैं तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों समानांतर में कह रहा है, कितना समानांतर में, तो 1/r बराबर क्या, 1/2 और प्लस में 1/3। इसका यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 5 बटा यानी कि 6 हो रहा है। लेकिन हमको इसको फिर यानी कि अगर r का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, भाग देने के बाद 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं है, पॉइंट वाला में ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि 6/5 हमको टिक करना है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि 2 संधारित्र जिसमें यानी कि प्रत्येक की धारिता 32 माइक्रोफैराड है, श्रेणी में लगे हैं, तो कुल धारिता क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर सीरीज में लगा रहा है कैपेसिटर के केस में तो उसको यानी कि पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, पैरेलल में जोड़ना है। वहीं पे अगर पैरेलल में रहे तो उसको क्या करना है, उसको जो है दोस्तों यानी कि सीरीज में जोड़ देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएगा। हमको कह रहा है यानी कि सीरीज में जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे किस में, तो समानांतर में। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, कितना है, 1/32 और प्लस में 1 यानी कि 32। ठीक है, कितना है, 1/32 और प्लस यानी कि 1/32 बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 बटा यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर ऊपर करेंगे, ठीक है, तो 32 ऊपर चला आएगा और नीचे यानी कि 2 आ जाएगा, बराबर जो आएगा यानी कि 16। और 16 क्या होगा, तो माइक्रोफैराड होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि प्रतिवर्ती तरंग रूप में वर्ग मध्यमूल मान कितनी होती है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि तरंग रूप से आयाम पर निर्भर होता है, बी में कह रहा है यानी कि आवृत्ति पर निर्भर होता है, सी में कह रहा है यानी कि आवर्तकाल पर निर्भर होता है, डी में कह रहा है यानी कि संदेव अस्थायी होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ये तरंग जो है यानी कि आयाम, ठीक है, तरंग रूप में यानी कि आयाम पर निर्भर होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ई इज द बेस्ट ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न, यदि ए बराबर प्लेट का क्षेत्रफल और डी बराबर प्लेट की बीच की दूरी और ई बराबर प्रयोगांक हो तो निम्न में से कौन सा कथन समानांतर प्लेट धारिता यानी कि संधारित्र की धारिता संबंध में सही है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या है, ए जो है ई के समानुपाती है, एकदम सही है भाई। जब ए प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है यानी कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ए और बट्टा में यानी कि डी होता है। ठीक है, सी एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टा में डी होता है। देखिए दोस्तों, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा, ई का समानुपाती होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा जो ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि ए में दिया हुआ है। ठीक है, ए इज द राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न यानी कि निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में आदर्श वोल्टा यानी कि प्रवर्धन में क्या संबंध है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उच्च निवेश और निम्न निर्गत प्रतिबाधा, बी में कह रहा है यानी कि निम्न निर्गत निवेश और निम्न निर्गत प्रतिबाधा, सी में कह रहा है यानी कि निम्न निवेश और उच्च निर्गत प्रतिबाधा, डी में कह रहा है यानी कि उच्च निवेश और उच्च निर्गत प्रतिबाधा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो फैक्ट होता है वो यानी कि उच्च इनपुट एंड लो जो है आउटपुट होता है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि धारिता की इकाई क्या है। ठीक है, तो धारिता की इकाई दोस्तों जो होता है वो यानी कि फैरेड होता है। क्या होता है, यानी कि फैरेड होता है। ठीक है, धारिता की इकाई फैरेड होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फैरेड, तो ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया है। ठीक है, ये में कह रहा है वोल्ट, तो वोल्ट तो वोल्टेज का होता है, एम्पियर करंट का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि कुछ डायग्राम दिया हुआ है उसको हमको समझना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा फेजर आरेख जो है विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ निरूपित करता है। तो देखिए दोस्तों, विशुद्ध का मतलब क्या है, प्योर। ठीक है, और प्योर जो शुद्ध करता है दोनों यानी कि ठीक है, ये जो है यानी कि वोल्टेज और यानी कि करंट जो है एक साथ होना चाहिए। ठीक है, एक साथ किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि भू संपर्कन तार का साइज होना चाहिए। तो दोस्तों भू संपर्कन तार का जो साइज होना चाहिए वो यानी कि अर्थ यानी कि जो फेज है उससे भी और न्यूट्रल है उससे भी, दोनों से यानी कि बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फेज और न्यूट्रल दोनों से बड़ा, तो ऑप्शन ए में कह रहा है फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए। सॉरी, डी में कह रहा है, तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए में को अगर देखा जाए तो फेज तार के बराबर होता नहीं है, बी में कहा न्यूट्रल तार के बराबर, ऐसा भी नहीं, फेज तार से अधिक, इससे नहीं, दोनों से अधिक होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हेनरी निम्नलिखित की इकाई है। तो दोस्तों हेनरी जो इकाई होता है वो प्रेरक का इकाई होता है। ठीक है, यानी कि प्रेरक का, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, प्रेरक, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि 500 वाट के दो लैंप समानांतर में लगाए गए, इनकी कुल वाटेज कितनी निम्नलिखित के बराबर है। देखिए दोस्तों, अगर पावर पूछा जाए, ठीक है, चाहे पैरेलल में जुड़ा हो, ठीक है, यानी कि पैरेलल में भी हो फिर भी या सीरीज में हो फिर भी, हमेशा वो जुट जाएगा। ये फैक्ट है पावर के लिए। अगर सीरीज में है फिर भी और समानांतर में है फिर भी हमेशा जुट जाएगा। तो कितना कह रहा है, दो लैंप कह रहा है 500 और प्लस में यानी कि 500 वाट का, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 1000 वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1000 वाट, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 वाट जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में हो दिया है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ का आर बराबर यानी कि 40 और एक्सएल बराबर 90 ओम है तो एक्सी 60 ओम है, तो यदि यह सभी श्रेणी में है तो जेड बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जेड बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है, जेड बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर, ठीक है, आर, ठीक है, आर स्क्वायर और प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, रूट के अंदर, तो अगर इस पर अगर बैठाते हैं, ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि 40 दिया है। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक्सएल का मान कितना है, तो 90 है और एक्सी का मान 60 है, इसको हटाइएगा तो 60 में से 30 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90 में से 60 घटाइएगा तो 30 बटेगा और 30 का स्क्वायर जो होगा दोस्तों कितना होगा, यानी कि 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 1600 900 कितना हो गया, यानी कि 30 को अगर 30 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 900, ये 2500 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, यानी कि दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना हो गया, यानी कि 2500 हो गया। ठीक है, और 2500 का वर्गमूल जो होता है दोस्तों कितना हो जाएगा, 2500 का वर्गमूल की अगर बात किया जाए तो 50 में हो जाएगा। ठीक है, 50,
ऑप्शन नंबर किस में दिया है 50, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी कि बहुत सारा प्रश्न यानी कि जो जितना प्रश्न यानी कि लिया गया है सारा यानी कि Tier 2 का प्रश्न है, ठीक है। किसका प्रश्न है, तो Tier 2 का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले कि बता दें प्लीज़ दोस्त वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परिपथ की जो है कुल धारिता क्या है, ठीक है। एक परिपथ यानी कि दिया गया है और हमसे धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, धारिता। तो ऑप्शन देखिए ये जो दिया हुआ है क्या है, समानांतर में दिया हुआ है, लेकिन हम क्या बोले हैं जब कैपेसिटर का केस में हो तो उसको सीरीज में जोड़ देना है, ठीक है। R1 + R2 करके अगर जोड़ेंगे तो बराबर 8 और +8 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 16 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 16 माइक्रोफैराड, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है, यानी कि संधारित्र जो लगाते हैं वो कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रेरक भार की दूरी पर, ऐसा तो नहीं है। बी में कह रहा है यानी कि प्रेरक भार के काफ़ी पास, ऐसा भी नहीं है। सी में कह रहा है प्रेरक भार के टर्मिनल के आर पार, ठीक है भाई, यानी कि इसको जो लगाते हैं प्रेरक भार के टर्मिनल के आर पार ही लगाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक डेल्टा कनेक्शन में डैश होता है, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों डेल्टा कनेक्शन का मैं बता दूं कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, जबकि लाइन करंट बराबर √3 × फेज करंट होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है लाइन वोल्टेज बराबर लाइन करंट, नहीं, लाइन करंट बराबर फेज करंट भी सही है। और डी में कह रहा है यानी कि लाइन वोल्टेज 0, ऐसा तो नहीं होता। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर यानी कि सी भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ऐसा जो ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं है, ए और सी दोनों। तो इसके लिए ये क्वेश्चन जो कि यानी कि UPRB में जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो यानी कि ए लगाए होंगे उनको भी, सॉरी हाँ ए लगाए होंगे उनको भी और सी लगाए होंगे उनको भी, दोनों को नंबर मिला होगा, ठीक है। अब चलिए होता है कभी कल ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए घबराना नहीं है। जो आ रहा है जो सही है उसको एक ही को टिक करें और नहीं तो यानी कि छोड़ दें, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उससे पहले बता दें कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि निम्नलिखित में से यानी कि फेज को किसके बीच मापा जाता है। तो दोस्तों यानी कि फेज को जो मापते हैं वो किसके बीच मापते हैं, ठीक है। तो फेज को मापते हैं दोस्तों, ठीक है, लाइन एवं न्यूट्रल के बीच। किसके बीच, लाइन एवं न्यूट्रल के बीच। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लाइन एवं न्यूट्रल, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों परिपथ का शक्ति गुणांक जो दर्शाया जाता है वो पावर फैक्टर मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर यानी कि मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पावर फैक्टर मीटर, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों न्यूट्रल जो प्राप्त करते हैं ओनली फॉर यानी कि स्टार से ही यानी कि प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जबकि डेल्टा से जो है यानी कि न्यूट्रल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों स्टार से ही यानी कि न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है, तो ए आंसर इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक परिपथ में यदि रिलक्टेंस का मान 0 है तब शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों एक का मान अगर 0 कह दे, ठीक है, एक का मान अगर यानी कि 0 कह दे, ठीक है, अगर 0 कह दे तो दूसरा का अगर मान पूछे तो 1 हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर एक का कह दिया एक है तो अगर दूसरा का पूछे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शून्य वाला पूछ रहा है, यानी कि मान शून्य है तो यानी कि शीर्ष गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों वो इकाई होगा, क्या होगा, इकाई होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है इकाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, ये यानी कि फेजर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है यानी कि ये चित्र दर्शाता है कि एसी परिमाण, देखिए दोस्तों ये जो यानी कि चल रहा है, ठीक है, ये समान फेज में ही चल रहा है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ओनली फॉर इन दोनों में यानी कि थोड़ा सा का ही डिफरेंट है। तो इसके लिए यानी कि आप लोग को घबराना नहीं है, थोड़ा सा का डिफरेंट है इस दोनों में, ठीक है। क्या है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो है, ये जो दर्शाता है दोस्तों, ये यानी कि इन फेज दर्शाता है, ठीक है, यानी कि फेज में दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यानी कि फेज में है, ठीक है, फेज में है। तो ऑप्शन नंबर किस में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले, तो बड़ा प्रश्न था इसलिए यानी कि छोटा किए थे। अगला प्रश्न है, प्रोडक्ट यानी कि इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है, परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या है वो हमसे यानी कि पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि हेनरी प्रति मीटर, बी में कह रहा है ओम, सी में कह रहा है ओम मीटर, और डी में कह रहा है यानी कि ओम प्रति हेनरी, ठीक है, ओम प्रति हेनरी। तो देखिए दोस्तों जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का इकाई होता है वो यानी कि ओम होता है, क्या होता है, ये ओम का सिंबल ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है ओम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, वे राशियाँ जो सामान्य के साथ यानी कि जयावक्रीय बदलती रहती है क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों जो बदलता है, ठीक है, जैसे कि ये यानी कि वेव फॉर्म है, ये क्या है, आपस में यानी कि बदलता है, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ बदलता है। और ये जो बदलता है इसको क्या कहेंगे, तो इसको दोस्तों यानी कि फेजर राशि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि फेजर राशि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है फेजर राशि, ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया हुआ है वो डी में दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि फ्यूज के न उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ओवरलोडिंग सर्किट, इसके कारण तो उड़ जाता है, ये तो नहीं है। अब चलिए बी में कह रहा है पैनल की सीमित सेवा क्षमता, ये भी नहीं है। सी में कह रहा है न्यूनतम फीडिंग, चलिए भाई ठीक है। डी में कह रहा है यानी कि 240 वोल्ट पावर सप्लाई, ऐसे नहीं होगा भाई। तो राइट आंसर की बात किया जाए अगर यानी कि मिनिमम यानी कि फीडिंग लाइन जो होगा उसमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक खराब बिजली के कनेक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि प्रतिरोधक सामान्य प्रतिरोध से कहीं, ठीक है, यानी कि कहीं अधिक होगा। बी में कह रहा है यानी कि जब सामान्य धारा प्रवाहित हो तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। सी में कह रहा है लोड के लिए जो सामान्यता उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती है। सी में कह रहा है इनमें से सभी, ठीक है, क्या कह रहा है, सी में इनमें से सभी कह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। ये ऐसा परिघटना सब के लिए यानी कि जो बिजली खराब कनेक्शन है सब के लिए होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य बाकी लैंप क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर समानांतर में लगा हुआ है लैंप, ठीक है, समानांतर में लगा हुआ है लैंप, ठीक है, समानांतर में अगर जब लैंप लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जितना भी लैंप अगर रहेगा, ठीक है, बाद बाकी जितना लैंप है अगर समानांतर में लगा हुआ है तो, ठीक है, क्या होगा अगर एक खराबी हो जाए, ठीक है, एक खराबी हो जाए तो बाकी सारा लैंप जो है क्या होगा यानी कि जलेगा। लेकिन वहीं पे अगर सीरीज में लगा रहे और एक लैंप खराब हो जाए तो सारा लैंप खराब हो जाएगा, ठीक है, कोई लैंप यानी कि गलो नहीं होगा। तो लेकिन समानांतर में ऐसा नहीं होता है, जो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सॉरी
अगला प्रश्न है यानी कि 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पीयर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है यानी कि V बराबर दिया है 6 और I बराबर क्या दिया है 1.2। हमसे क्या पूछ रहा है यानी कि R पूछ रहा है। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, सबसे पहले V बराबर क्या होता है IR होता है। क्या होता है देखिए यहाँ से बताते हैं आपको शुरू से। V बराबर क्या होता है यानी कि I गुने में यानी कि R होता है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा यानी कि V बटा I हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 6 और बटा में I का मान 1.2, इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में यानी कि 0 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 5 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 5 माइक्रो हर्ज डैश सरी, उसके बाद जो है कॉमा 4.3 माइक्रो हर्ज और 0.6 माइक्रो हर्ज के 3 प्रेरक समानांतर में लगे हैं तो कुल प्रेरक क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर समानांतर में लगा रहेगा तो सबसे छोटा वैल्यू को ऑप्शन में जो रहेगा उसको चूज करना है। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू देखिए ये 9.9 है तो ये तो होगा नहीं। बी में कह रहा है 5 माइक्रो हर्ज से अधिक, ये भी नहीं होगा। सी में कह रहा है यानी कि 5 माइक्रो से अधिक, 9 या 5 माइक्रो से अधिक तो नहीं। सबसे छोटा वाला हम पहले भी बोले अगर समानांतर में तो सबसे छोटा वाला चूज करेंगे। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो 0.6 माइक्रो हर्ज से कम होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है यानी कि 2 माइक्रो फैराडे के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं। देखिए दोस्तों, श्रेणी में कह रहा है तो इसको किस में जोड़ेंगे तो समानांतर में। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 और प्लस में 1/2। ठीक है, 2 2 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो होगा 2 होगा। ठीक है, और इसको सबको यानी कि 4 हो जाएगा। अब इसको अगर उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो यानी कि 2/4 हो जाएगा। और इसको अगर काटने के बाद 0.5 माइक्रो फैराडे होगा। ठीक है, पहले नहीं काटिएगा, उल्टा करने के बाद काटने के बाद 0.5 माइक्रो फैराडे किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ठीक है सेशन, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।